हाय डियर, आई एम हूँ। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, यह बायोलॉजी 10 क्लास NCERT बुक पर आधारित जो किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए काफ़ी है। साथ ही साथ ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको जिसमें साइंस रिलेटेड GK GS क्वेश्चन होते हैं तो इससे भी ज़रूरत है। ये थ्योरी पर आधारित है। पहले आपको जिसका थ्योरी मजबूत होगा उसी का कोई ऑब्जेक्टिव बनेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव थ्योरी से बनकर होते हैं। ठीक है डियर, से इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बस थोड़ा सा है, 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में, मैं अपनी कोचिंग क्लास में मैं इसे कम से कम 1.5 घंटा का मैं इसे लेक्चर देता हूँ, उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो खैर, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा अंतर जरूर होंगे, तो इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं क्या है इसमें, ये आपको बायोलॉजी 10 क्लास NCERT पर आधारित यह है क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम लैब प्रोसेस। क्या है? लैब प्रोसेस है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि लैब प्रोसेस जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जिसमें जीवन की प्रक्रिया, एक जीवों के लिए जो क्या चीज़ चाहिए, जैसे कि उसके भोजन पोषण कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस बातों को देखेंगे। लेकिन माय डियर्स, इसको जैव प्रक्रम को जानने से पहले, इस जैव प्रक्रम को जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि जीवों में जैव प्रक्रम, जीवों में जो प्रक्रिया चलती है। तो अब जीव और सजीव, दैट्स मीन सजीव और निर्जीव को पहले जानना चाहिए, क्योंकि पोषण सजीवों के लिए होता है और निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। और इसमें सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है? तो सजीवों में और निर्जीव में अंतर है कि सजीवों में आणविक गति पाई जाती है, जबकि निर्जीव में नहीं पाई जाती है। तो सजीवों में आणविक गति, क्योंकि आणविक गति के कारण ही उसमें वृद्धि और विकास होता है। जिसमें वृद्धि विकास नहीं होता है उसे हम सजीवों की श्रेणी में नहीं रख पाते हैं, चाहे ये आपको प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखने मिले या ना मिले। यदि वो सजीव है तभी उसमें लैब प्रोसेस और उनके जीवन की प्रत्येक घटनाएं उसमें आवश्यक अनिवार्य होंगे। अब देखते होंगे कि सजीव और निर्जीव, इसमें भी देखने को मिलेंगे कि जैसे कि सजीवों में क्या हो जाएंगे, आपको गति होंगे, आणविक गति होंगे। जैसे उसमें भी सजीव देखिए, पेड़ पौधा और जंतु, पादप जंतु हैं, जिसमें देखेंगे पादप आपको क्या स्थिर रहते हैं, जबकि जंतु चलमान होता है। लेकिन क्या इससे भी आपको पता नहीं चला कि पौधा में गति नहीं होता है? निश्चित तौर पर होता है। अब देख सकते होंगे कि एक छोटी सी बीज, नन्ही सी बीज से जब उसकी कंपल निकल आती है तो कितना बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर एक दिन एक विकसित और विशाल पेड़ बन जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है कि उसमें भी गति पाए जाते हैं। ये गति का ही एक पहचान और प्रमाण है। इस प्रकार जैव प्रक्रम को समझने के लिए हमको पोषण, उसके सजीव निर्जीव का निर्धारण करेंगे, क्योंकि पोषण सजीव में पाया जाता है और सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर यही होता है कि सजीवों में एक आणविक गति पाई जाती है, जबकि निर्जीव में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ आगे की ओर। देखते हैं कि सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर है कि उसमें अणुओं का विन्यास, संयोजन एवं व्यवस्था। ठीक है, अब समझते हैं। अब मैं क्वेश्चन के पास आता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो हम जानेंगे कि वही सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। किसे फिर से क्वेश्चन लिए, वही सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, पोषण होता है, आपको श्वसन होता है, परिवहन होता है, प्रजनन होता है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, वही सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, प्रजनन आदि। यहाँ पर कोमा दे देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ आगे की ओर। जीवों में अब सवाल आ गया कि जीवों में पोषण क्यों चाहिए, जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है? तो देखिए, जीवों में पोषण की इसलिए ज़रूरत होती है कि जीवों में क्या हो जाता है, संचालन होता है, उसके शारीरिक अंगों की टूट फूट का मरम्मत होता है, उनकी कोशिका की गति को और कुछ कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। और ऊर्जा उससे किससे प्राप्त होते हैं? किसी न किसी भोजन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। और ये भोजन खाद्य पदार्थों से भोजन प्राप्त होंगे और उसी से क्या होगा, हमारा उसी से ऊर्जा प्राप्त होंगी। इसलिए क्या हो जाता है, सजीवों के लिए पोषण की आवश्यकता हो जाती है, निर्जीवों की पोषण की आवश्यकता हो जाती है। चलिए मैं देखता हूँ एक बार क्या है
कि जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है, तो इसका सटीक आंसर है कि जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने या आदि कार्यों ठीक है कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण क्रिया से ही प्राप्त होता है, इसलिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। आपको बिल्कुल समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि जो भी कुछ उसको चाहिए वो भोजन से प्राप्त होता है, भोजन ही से आपको पोषण होता है और इसी से ही उसके शारीरिक अंगों, शारीरिक मरम्मत सब कुछ होता है। चलता हूँ आगे की ओर। अब इससे समझ में आ गया तब पोषण। देखिए स्टेप बाय स्टेप बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें पहले हमने जैव प्रक्रम जाना, और जैव प्रक्रम में क्या था, पोषण था, परिवहन था, ठीक है, उत्सर्जन था, आपको श्वसन तंत्र था। अब इसमें आ गया जब पोषण से सारी जीवों के लिए, जैव प्रक्रम के लिए पोषण अनिवार्य है, तब पोषण किसे कहते होंगे, है ना। तो इसमें देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो ये पोषण में है कि पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। क्या बोला गया कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। और पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे कि यहाँ पर बस थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो गया है। तो क्या हो गया कि पोषण, इसमें जो 100 पोषण बताया गया, एक नंबर 100 पोषण, दूसरा बताया गया परपोषण। तो ये 100 पोषण में क्या हो जाता है, 100 पोषण शब्द किससे बना है, ऑटोट्रॉफ से बना है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ शब्द को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ किससे, 2 शब्द की उत्पत्ति से हुई है, 2 ग्रीक शब्दों से, जिसमें ऑटो और ट्रॉप से मिलकर बना है। ये जो है ऑटो और ट्रॉप से मिलकर बना है, जिसमें ऑटो का अर्थ हो जाता है स्वतः, स्व अकेला, खुद या स्वतः, जबकि ट्रॉप का अर्थ हो जाता है पोषण। इस प्रकार 100 पोषण बना है ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन से, ठीक है। जबकि परपोषण की बात आ जाए तो इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो ये भी 2 वर्ड से बनी है, जिसमें आया है हेटेरो और ट्रॉफ। हेटेरो का मतलब हो जाता है दूसरा, हेटेरो का मतलब क्या हो जाता है, दूसरा, और हेटेरो में दूसरा माने हो जाता है जो अपना स्वयं नहीं सकते। और पोषण तो पोषण, हेटेरोट्रॉपिक माने कि दूसरों से जो मिलकर बनाते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, देखिए क्या है, बिल्कुल वही स्टार है। ये क्या है, ऑटोट्रॉप शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से हुई है, जो ऑटो और ट्रॉप के मेल से बना है, जिसमें ऑटो शब्द का अर्थ स्व या स्वतः होता है, जबकि ट्रॉप का अर्थ पोषण से होता है। माय डियर्स, इसके लिए ये जो सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप इसको PDF पाने के लिए ये CM स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। और इसमें क्या ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आपको सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ पढ़कर ही इसमें नहीं होगा, साथ साथ लिखने भी पड़ेंगे। या तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लिख लीजिए, या तो फिर क्या कीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन कीजिए, फिर मैं आपको डेली का डेली आपको मैं नोट्स दे दूँगा, उसका कोई चार्ज भी नहीं लगेंगे। माय डियर्स, आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्या है इसमें, देखते हैं 100 पोषण क्या है। 100 पोषण, 100 पोषण वह प्रक्रिया, उनका परिभाषा लिया गया, 100 पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे 100 पोषी कहते हैं, 100 पोषण कहते हैं। और यह विधि जिस जीव में पाई जाती है उसे 100 पोषी कहते हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया बोल दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से मैं बोलता हूँ। 100 पोषण क्या है, वह प्रक्रिया, ये 100 पोषण एक प्रक्रिया है ना, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे 100 पोषी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है। आगे की ओर देखेंगे, परपोषण है। परपोषण में देखते हैं क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ पर अगर मैं
ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो निश्चित रूप पर इतनी बातों को मैं 1.5 घंटा ज़रूर देते हैं। जैसे यहाँ पर समझने वाली बात है, मनुष्य अपना भोजन बनाता है या नहीं, ठीक है। तो मनुष्य अपना भोजन नहीं बनाता है तो फिर आप कहेंगे कि फिर हम बाज़ार जाते हैं, फिर मेरी किचन किस काम की, फिर मेरी भोजन पानी राशन किस काम से होती है, किस लिए लाई जाती है। तो इसका जवाब होता है कि जी नहीं, अपना भोजन बनाने का मतलब ये होता है कि उसे किसी के पास जाना ना पड़ेगा, उसे चूल्हा चक्की की आवश्यकता ना होगी, ठीक है। और जो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती का हरित लवा क्लोरोफिल जमीन से जल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जो स्वतः फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जो अपना भोजन बनाता है उसे अपना भोजन बनाना कहते हैं। लेकिन देखिए, हम बाजार से सब्जी लाते हैं, हम खेतों का अनाज पानी उसको उपयोग करते हैं, मांस मछली खाते हैं, ये सारी चीज़ हम कहीं कितना सारे स्रोत से लाते हैं। तो इस तरह से इसको हमारा अपना भोजन कहना नहीं कहलाता है, बल्कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में हम कभी मांस मछली के लिए जीवों का पर गए, उसके अंडा के लिए गए, गायों का दूध पीने के लिए गए, आपको कई केमिकली पेय पदार्थ पीने के लिए गए, ठीक है। भोजन का आपको हरी साग सब्जियाँ खाएँ तो विभिन्न स्रोत से हम प्राप्त करते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। तो देखते हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ये सारे जीव इसके अंतर्गत आते हैं। चलता हूँ आगे, देखते हैं क्या आता है। स्वपोषण में पाए जाने वाली जीव को स्वपोषी तथा परपोषण पाए जाने वाली जीव को परपोषी कहते हैं, ठीक है। स्वपोषण पाए जाने वाली जीव को स्वपोषी तथा परपोषण पाए जाने वाली जीव को परपोषी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ माय डियर्स, इसे देखने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ इस सभी नोट्सों को पाने के लिए आप हमारे CMA स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट, अब ये परपोषण कितने प्रकार के होते हैं उसको उदाहरण के साथ लिखना है। तो देखिए, बेहतर ही बात है, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, आप इसे बोझ ना समझें, ठीक है। और इसे बस थोड़ा सा ही लिखिए। ये कम से कम मैं 1.5 घंटा प्लस समय में उपयोग करता हूँ, इसमें 20 मिनट लगेंगे ही। तो इसे आप धैर्य रख से पूर्वक सुने। और आपको कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट्स कीजिए, आपको कैसा लगेगा ज़रूर कहिए। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो उपलब्ध होंगे, 9 क्लास के लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। ये अल्टरनेटिव सिस्टम से मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 9 क्लास, 10 क्लास सारी चीज़ में दे दूँगा, ठीक है। तो और ऑल सब्जेक्ट के लिए भी है, बस यहाँ पर टेक्निकल अभाव के कारण मैं मैथ वगैरह का मैं उपयोग अभी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन देखिए बहुत जल्द वो भी हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं परपोषण कितने प्रकार के होते हैं और यह उसका उदाहरण के साथ लिखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे परपोषण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। वो क्या हो जाता है? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणीसम पोषण, ठीक है। तो मैं एक ही साथ एक टिक करके बोलता हूँ और फिर उसका मैं डेफिनेशन भी करते चले जाऊँगा। तो नंबर एक में मेरा क्या है? मृतजीवी पोषण। इसे सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप्रोफैटिक्स, उसे सैप्रोफैटिक्स कहते हैं। ध्यान देंगे, वैसे सैप्रोफैटिक में क्या कहा गया? तो देखिए, सैप्रोफैटिक्स मृतजीवी पोषण है। तो इसमें है मृतजीवी पोषण में वैसा पोषण, क्या है वह? वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से, क्या बोला? मुन्ना मुँह से ना, क्या है? वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं को और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक यानी सड़े गले अवशोषण पदार्थ के रूप में अवशोषित करके ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी। ये देखिए, ये टर्म स्टैफ है, ये जीवी ऐसे हो नहीं होते हैं, ये जीवी ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये मृतजीवी पोषण कहते हैं। और क्या हो जाएगा? वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ आदि, ठीक है। मृतजीवी पोषण को अपघातक भी कहते हैं। क्यों? क्या अपघातक के बारे में जानते हैं कि जो हमारे देखिए कि चूहा, बिल्ली, मुर्गी, कबूतर अगर कुछ मर जाते हैं या कोई भी मर जाते हैं तो उसको हम फेंकाते हैं, ठीक है। कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं तो सड़ गल जाता है। तो सड़गल कैसे जाता है? उसे अपघातक सड़ता कहलाता है। इसके बारे में बेहतर से हम 10 क्लास ही बायोलॉजी में 10 क्लास के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे कर चलता हूँ। नंबर 2 में देखते हैं क्या है कि परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, वैसा पोषण
ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। क्या बोला? दूसरी जीव पे अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है अमरबेल का पौधा, घटपर्णी का पौधा, गोलकृमि, टैपवर्म, एंटामीबा हिस्टोरिका, मलेरिया परजीवी आदि। देखिए, अमरबेल ऐसे पौधा है जो आपको क्या होता है, लता के रूप में किसी वृक्ष पेड़ों के ऊपर में पाए जाते हैं। वो अपना भोजन नहीं करता है, उसका जड़ भी नहीं होता है, बस वो किसके रूप से प्राप्त करते हैं। और याद रखिए कि परजीवी पोषण में पाई जाने वाली जीव को परजीवी कहते हैं। परजीवी पोषण पाई जाने वाली जीव को क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। नेक्स्ट आगे क्यों चलते हैं, देखते हैं इसमें है प्राणी संपोषण। क्या? प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में देखते हैं हम कि ये होलोजोइक, इसको क्या कहते हैं? हेलोजोइक न्यूट्रिशंस, वैसा प्रपोषंस, इसे वैसा प्रपोषण भी कह सकते हैं। वैसा प्रपोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जैसे हम लोग अपने मुंह से करते हैं, ठोस भी लेते हैं, तरल भी ले सकते हैं। तो जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा इसे ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। फिर से एक बार देख लिया जाए, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे और इस प्रकार के जीव को वैसे जीव जिसमें प्राणी संपोषण विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। ठीक है, प्राणी संपोषण विधि से भोजन ग्रहण करने वाले जीव को प्राणी संभोजी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आ जाता है? मनुष्य आ जाते हैं, हम लोग बकरी, मेढक, अमरबेल, गाय, बकरी आदि आते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा लास्ट देखेंगे, मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स, जिससे पहले आया था जो नंबर 1 था। तो इसमें देखिए मृतजीवी सैप्रोफाइट्स जो का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है अवशोषण, इसलिए सड़े गले रूप में करते हैं। जबकि पारासाइट शब्द तो ग्रीक शब्द पारा और साइटोस से हुआ है, जिसमें पारा का अर्थ पास या बगल होता है, जबकि साइटोस का अर्थ पोषण होता है, जो कि अमरबेल होता है, उसके पड़ोसी में रहकर ही प्राप्त करते हैं। अब आ गया ये लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें कि इस प्रकार से जो स्वपोषण की बात आ रही थी, है ना, स्वपोषण की बात आ रही थी, तो स्वपोषण के लिए क्या विचार है? तो स्वपोषण के लिए तो हम बोला ही गया कि जब वही से प्रक्रिया होता है जिसमें हरे पेड़ पौधे, विशेषकर जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं और वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। माय डियर्स, इस प्रकार की वीडियो और क्लास को रेगुलर पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बड़े हैं तो आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हैं तो भी आपके लिए काफ़ी है, और आप अगर किसी भी क्लास के हैं तो भी आप देखिए और अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, वैसे लैब क्लास अभी आने के हुआ नहीं, बिल्कुल मेरा न्यू चैनल है। उसके बाद जब ये थोड़ी सी हो जाएंगी, यूट्यूब्स के अपनी कंडीशन को फॉलो कर जाएंगे, तो फिर लाइव आएंगे, तो फिर आपको सारे कुछ समझ में बेहतर से आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो इसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये स्वपोषण का ही एक अंग है, जो बोला गया स्वपोषण में कि स्वपोषण में वही जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषी कहते थे ना। हाँ, तो अब स्वपोषण कैसे? प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें क्या प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों से क्लोरोफिल, जमीन से जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो सभी हरे पेड़ पौधे अपने भोजन पाने के लिए कोई हाट बाजार नहीं जाते हैं, वो किसी से कोई सामान कच्चे मूल खरीद के नहीं लाते हैं, ना ही उसके कोई चूल्हा चक्की होते हैं। इसलिए यही कारण है कि तो यहाँ पर दूसरी सवाल हो जाता है कि ये सारे काम कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम हरी पत्तियों में होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को भी पेड़ पौधों का या ये रसोई कहा जाता है, या रसोई घर कहा जाता है, या ठीक है आपको प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसमें देखते हैं क्या है। आगे चल के आते हैं क्वेश्चन
कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। यानी कि जिस तरह से हम भी अपने भोजन करने के लिए हम आपको क्या करते हैं, हम ज़रूर हटिया जाते हैं, अपने कच्चे सामान लाते हैं, जैसे साग सब्जी लाना, आपको मसाला लाना, मीट मछली लाना, आपको दाल चावल लाना उपयोग करते हैं। तो क्या हरे पेड़ पौधे को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो चाहिए तो कहाँ से लाते हैं। पेड़ पौधे तो कभी हटिया गए नहीं हैं, और तो किसी से बोलते नहीं, उसे तो चलने आता नहीं, तो फिर कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। हम लोग जैसे तो हटिया नहीं जाता है, तो चलिए, लेकिन उसे ज़रूरत पड़ती है, तो भी उसे कच्चे माल की ज़रूरत पड़ते हैं। तो कैसे पड़ते हैं इसको देखेंगे। तो उसको कैसे पड़ते हैं ज़रूरत, तो इसके लिए उसे कहाँ से लाना पड़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए इस सवाल को कई तरह से पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में के लिए कितनी आवश्यक कच्ची सामग्री है। तो कितनी आवश्यक कच्ची सामग्री है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4। वो कौन कौन हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे, जिसमें नंबर 1 क्लोरोफिल हो जाएगा, नंबर 1 सूर्य के प्रकाश, 2 नंबर क्लोरोफिल, 3 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और 4 नंबर जल हो जाएगा। अब ये सवाल कि उससे जल कहाँ से पाते हैं, सूर्य के प्रकाश कैसे मिलता है, क्लोरोफिल कहाँ होते हैं। दूसरे सवाल ये भी होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री कौन कौन होते हैं, या फिर जो प्रेजेंट टाइम में जब क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन में कि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री कहाँ से पाते हैं। तो ये सारी जितने भी पूछी जाए, एक सवाल को बार बार उतनी तरह से लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा कॉमन सेंस होनी चाहिए, ताकि नहीं तो इस सवाल के जवाब में अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा करके किया जाएगा तो फिर नहीं होगा। अगर बोले कौन कौन है, तो ये 4 हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये मेरे सवाल हैं। तो चलता हूँ। हरे पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए अपनी कच्ची सामग्री निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त करते हैं। नंबर 1 सूर्य से सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल, पत्तियों से क्लोरोफिल प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। और जल, जमीन से जल प्राप्त करते हैं। माय डियर्स, ये फर्स्ट वीडियो था और आज के लिए इतना ही रखता हूँ। और फिर क्या होंगे कि इस तरह की और सारे बैच क्या कहते हैं कि क्वेश्चन से फुल टाइम फुल कोर्स होंगे। वैसे मैं 7 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लास में ज़रूर हूँ। अब देखिए कि इसमें होता है, आप इसे बेहतर पाने की कोशिश कीजिए और इसको बेहतर लाभ उठाएं। आप भी ले, अपने दोस्तों साथियों को दें, इसके लिए कोई फ़ी नहीं लगेंगे। वैसे क्या है कि देखिए, और क्लास के लिए भी है, ठीक है, या आप किसी कंपटीशन इसके लिए भी हैं तो भी काफ़ी है, क्योंकि कोई क्वेश्चंस किसी किताब से ही थ्योरी से होती हैं। थ्योरी जब तक होता नहीं तब तक ऑब्जेक्टिव बनता नहीं। वैसे मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट भी चलाऊँगा। उसके बाद आपको और देखने मिलेंगे कि ये बिल्कुल 1 फरवरी से ही चालू हो रहा है, चालू है, और अभी इस तरह से है, ठीक है। तो ठीक है डियर्स, फिर अगले वीडियो तक के लिए मिलते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा। आपको कैसा लगे इसे कमेंट्स भी कीजिएगा, और क्या कमी है, क्या बेहतर है, आप ज़रूर बोलिएगा। आपको किस तरह से चाहिए वो भी बोलेंगे आप, ठीक है। कैसे होंगे वो भी ज़रूर बोलेंगे। और इस तरह के और सारी चीज़ों के लिए भी आप लगातार जुड़े रहेंगे। और बिल्कुल न्यू चैनल से आप इसे ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई भी बड़ा से बड़ा चैनल्स क्यों ना हो, उसके पास किसी न किसी के चैनल्स को, किसी न किसी स्टूडेंट्स एंड देखने वालों से ही उसको लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से आज ग्रोथ किया है। माय डियर्स, मैं भी बिल्कुल नया हूँ। इसी 2021 के जनवरी महीना से मेरा यूट्यूब चैनल से, इसे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप ज़रूर इसे लाइक करें और ज़रूर इसे शेयर करें, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। थैंक यू। जय हिंद।